सो दिस इज योर डिपेंडेंसी, दिस इज हाउ यू कैन सोल्व द प्रॉब्लम। मैंने पूरा करके इसलिए दिखाया क्योंकि मैं कैलकुलेशन आपको दिखाना चाहता था, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर तो यहीं से मिल जाना था, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझाया था कि नीचे आएगा एसएचएम करेगा और ये सिंगल पावर पे डेफिनेटली डिपेंड करेगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। हे हेलो एंड वेलकम बैक आईआईटी फाइटर्स। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका यार। तो जैसे कि आपको बताया कि यार मैं सबसे पहले आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उन्हीं के डिस्कशन में कर रहा हूँ रैंडमली +1 और +2 से कोई भी चैप्टर मैं आपसे उठा के आपके साथ डिस्कशन करूंगा, आपको समझाऊंगा और आपने उसी हिसाब से उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन्हीं पे हम सबसे पहले फोकस कर रहे हैं। आप देखेंगे, चेक करेंगे प्रीवियस ईयर में किस टाइप से किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए। तो आज मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। ओके, सो जो बेसिक सी थिंग्स है इसकी थोड़ा सा उनको पढ़ लेना, आप रिवाइज कर लेना। हम बढ़िया फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा बढ़िया से कॉन्सेप्ट, किस तरीके से आप इसमें आने वाले क्वेश्चंस सॉल्व करके आएंगे और आपसे गलत भी नहीं होगा। ओके, बढ़िया से कम टाइम में आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है और फोड़ के आने हैं प्रॉब्लम्स। ओके, तो यार बात करने वाला हूं जल्दी से इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले आपको पता ही है दोस्तों कि हम चार्ज की बात करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट चार्ज। ओके, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस यहाँ पे जो चार्ज की स्टडी हम करने वाले हैं, उस चार्ज की करने वाले जो रेस्ट पे होता है, जो स्टैटिक फॉर्म में होता है, स्टैटिक है, समझना, नॉट इन मूविंग कंडीशन, दैट इज स्टैटिक। ओके, ये यार आपने याद रखना है कि मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ चार्ज की प्रॉपर्टीज, है ना, चार्ज की प्रॉपर्टीज जो एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत ही पता होनी चाहिए। उसने बोला यार सर चार्ज मतलब, उसने बोला ये मैटर के अंदर एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है ए और एक बॉडी है हमारे पास कोई बी, फ्लैट से आप आराम से देखते जाओ, ठीक है। उसने बोला इससे इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर किए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अभी मैं बहुत डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहा हूं भाई, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये क्या है, वो थोड़ा सा आपको पता ही होगा अच्छे से। अभी इसको कर लेते हैं। ओके, तो यार अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसमें जाएंगे तो भाई जिससे निकल के जाते हैं ना उस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, इसलिए उस पे एक कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव कैरेक्टर, है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अभी आप इतना याद रख सकते हो, ठीक है। और जिसमें वो एंटर करेंगे वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ये माना जाता है, बस ये आप समझे, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन निकाले और इसने लिए, है ना, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए, ऐसे आप समझो। तो सर ये हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, ये हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। सर कैसे, मतलब कैसे? सपोज करो मैंने आपको बोला यार कि मेरे को पैसों की जरूरत है भाई, मेरे को कुछ पैसे उधार दे दो, तो तुमने लो सर ऐश करो, आप भी क्या याद रखोगे, ये लो 1-2 लाख रुपया आप ऐश करो। तो आपने मेरे को 1 to 2 लाख रुपए यानी कुछ भी मेरे को दिया अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट आपने मेरे को दिया। तो यार आपसे पैसा मेरे पास आया, तो आपसे मेरे पास आया, आपके पास उस पैसे की कमी हो गई। यू आर नाउ, एक सेंस हम देख रहे हैं यहाँ पे कि चल क्या रहा है, आप पॉजिटिवली चार्ज हो गए। क्योंकि मेरे पास पैसे आया, मुझे देना भी तो पड़ेगा, मैं नेगेटिवली चार्ज हो गया, है ना, क्योंकि ये कर्ज हो गया मेरे ऊपर, कर्ज हो गया, है ना, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, मेरे को देना पड़ेगा। सो ये ट्रांसफर जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर हो रहा है किसी एक मेटल से किसी दूसरे मेटल में, तो जिसमें ट्रांसफर होता है वो नेगेटिवली चार्ज, जिससे जाता है वो पॉजिटिवली। ऐसे समझो ना, अपने आप से रिलेट करके सीखो तो मजा आने वाला है। ओके ओके, अब क्या होगा सर ऐसा करने से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है और इसका अपना खुद का मास भी होता है, याद होगा आपका 10⁻31 के ऑर्डर में जो रहता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उस बॉडी का ट्रांसफर होने के बाद जो मास होगा वो फर्स्ट बॉडी से जिससे इलेक्ट्रॉन गया ज्यादा हो जाता है, मतलब मास चेंज हो जाते हैं, कुछ अमाउंट से मास यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी है आपको इसकी याद होनी चाहिए। और ऑब्वियसली और चीजें तो आपको अच्छे से पता ही है, कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं, लेट्स से ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये हमेशा रिपेल करते हैं, ठीक है, ये हमेशा रिपेल करते हैं। और जो आपके अपोजिट चार्जेस होते हैं दोस्तों, ये हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। सर कैसे, मतलब क्या चक्कर क्या चल रहा है ये? यार देखो कैसे ये अट्रैक्ट करता है, जैसे होता है ना, जैसे आप हो, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, बहुत अच्छे अच्छे वहां पे फैकल्टीज हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हो, हमसे भी पढ़ सकते हो, समझ रहे हो। तो यार आपको आप क्यों आ रहे हो पढ़ने के लिए? क्योंकि आपको वो चीज चाहिए, है ना, क्योंकि उस चीज की कमी है, आप सीखना चाहते हो, मैं सिखाना चाहता हूं। तो देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन यू एंड मी। ओके, सो आपके पास उस चीज की कमी है, मेरे पास एक्सेस है, तो अपोजिट कैरेक्टर हो गया, आपके पास कमी, मेरे पास एक्सेस, तो अपोजिट कैरेक्टर हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जिस दिन आपके पास उतनी नॉलेज हो गई कि मेरे पास है, किसी और ट्यूटर के पास है, समझ पा रहे हो आप उससे नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आप यार देखो वही चीज मैं आपको पढ़ा दूं जो आपको ऑलरेडी आती है, ऑब्वियसली कंप्लीटली आती है, मतलब
समझ रहे हो, उसका बिल्कुल कंप्लीट सेंस आपके पास है, तो फिर वो हम दोनों में रिपल्सन होने लगा। आप बोलोगे सर ये तो मेरे को आता है, मैं कुछ और सोचता हूँ, ठीक है, तो देयर इज अ रिपल्सन। जब सेम कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं तो दैट इज अ रिपल्सन प्रोसेस। सर कैसे? दो गरीब, मतलब दो गरीब बंदे एक दूसरे से ही यू नो पैसे की डिमांड नहीं करेंगे। मतलब अगर हम जब जॉब करने के लिए हम जाते हैं, तो जॉब करने के लिए जब हम जाते हैं तो क्या होता है बेसिकली कि मेरे पास पैसों की कमी है, इसलिए मैं जॉब करने जा रहा हूँ कंपनी के पास, उसके पास पैसों कम एक्सेस है ना, उसमें बहुत पैसा है, वो मेरे से काम कराना चाहती है, फिर मेरे को पैसा देगी। सो देयर इज अट्रैक्शन। ओके, आपके पास भी पैसा नहीं है, मेरे पास भी पैसा नहीं है, मैं आपसे मांगूंगा, आप कहां से दोगे? रिपल्सन होगा कि यार भाई मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, रिपल्सन हो गया। तो प्लस प्लस चार्ज भी रिपेल करेंगे और माइनस माइनस चार्ज भी रिपेल करेंगे। दो सेम पावर हमेशा रिपेल करती हैं। इस सेंस के अकॉर्डिंग आप ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ सकते हो। ओके, दिस इज द ह्यूमन कैरेक्टर एक्चुअली। ओके, तो इसलिए मैंने बोला ये देखो सेम कैरेक्टर है, रिपेल कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो रिपल्सन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये जो अट्रैक्शन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये है क्या एक्चुअली? ये है क्या? ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत मोटी मोटी बातें, थोड़ी सी आप सीख लो, फिर मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा सर इसमें और क्या बात आप याद रख सकते हो? भाई यही याद रखो, दैट इज सफिशिएंट। रिपल्सन अट्रैक्शन एक टाइप का फोर्स है जो कूलम साहब ने हमें दिया था कि दो चार्ज के बीच में एक फोर्स एक्ट करता है, जो रिपल्सिव भी हो सकता है, जो अट्रैक्टिव भी हो सकता है। उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसी से न्यूमेरिकल बनेंगे। ये सिलसिला चलता जाएगा और लास्ट तक वीडियो देखने रहना, लास्ट तक वीडियो देखते रहना, क्योंकि आपको बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलने वाले हैं। ओके ओके सर, तो ये बातें हैं, अब कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास। अच्छा एक चीज और याद रखनी है आपने, क्या होता है कि जब हम किसी कंडक्टिंग बॉडी को, कंडक्टिंग बॉडी है, चार्ज सप्लाई करते हैं, तो सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म बॉडीज है, तो पूरा यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आउटर सरफेस पे। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जनरेट नहीं होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं स्टे कर पाता ड्यू टू रिपल्शन, है ना, ह्यूज रिपल्शन इनमें होता है। रिपल्शन को कम करने के लिए सारा आउटर सरफेस पे आ जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। मतलब अंदर के सिस्टम में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सुना तो होगा ही ना, आगे बताऊंगा, जीरो रहेगा क्योंकि यहाँ कोई फील्ड नहीं होगा, कोई फील्ड लाइंस यहाँ पे नहीं होने वाली है, कि सारा चार्ज आपका आउटर सरफेस पे आ जाता है। तो यार जब भी हम कंडक्टिंग सरफेस की एक बॉडी की बात करेंगे, कंडक्टिंग बॉडी की बात करेंगे, एक मेटल की बात करेंगे, एक मेटल सरफेस की बात करेंगे, तो आउटर सरफेस पे सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसकी एक खास प्रॉपर्टी है जिसको आपको याद रखना चाहिए। दूसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी, जो काम आ सकती है, क्वांटाइजेशन। मतलब जो चार्ज होता है क्वांटा, मतलब एक इंटीजर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये हम लेते हैं n टाइम्स ऑफ E, ठीक है, मे बी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। n क्या है? इंटीजर मल्टीप्लाई, ये एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज एग्जिस्ट करता है, ये E इज द चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन पे एग्जिस्ट कर रहा है, 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। आप सबको पता है ना, जितना उस पे लीस्ट चार्ज हो सकता है वो इतना होता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि क्वांटा की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इंटीजर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। सर कैसे? मतलब 1 2 3 समथिंग लाइक दैट, नॉट लाइक दैट 1/2 2/3, ये इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपको पता है अच्छे से। फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो जरूरी है, जो मेन बातें हैं मैं वही डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे, है ना। बाकी आप डिटेल एनालिसिस की कर लेना, पढ़ लेना। चार्ज हम जो स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के दोस्तों, हम यहाँ पे स्टैटिक चार्ज की बात कर रहे हैं, स्टैटिक चार्ज की बात करें। सबसे पहली बात स्टैटिक, यानी चार्ज रेस्ट पे है, उसकी जो वेलोसिटी है वो नहीं है उसके पास, वो जीरो है। ये बात आप अपने दिलो दिमाग में पहले से ही बना के रखनी है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार सर जो दो चार्ज आपने लिए हैं और सिमिलर चार्ज, अपोजिट चार्ज, उनमें रिपल्सन अट्रैक्शन हो रहा है, तो उनसे जो फोर्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करोगे, उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आईआईटी और जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। व्हाट इज दैट? कि चार्ज को बनाया कैसे जाता है, क्रिएट कैसे करते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। जल्दी से डिस्कशन करते हैं, फिर अपने कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस उड़ाएंगे, ठीक है। ओके यार, अब बात कर लेते हैं उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जिससे एक क्वेश्चन आने का सबसे पहले जो क्वेश्चन आने का चांस होता है उस कॉन्सेप्ट से आता है, दैट इज कॉल्ड एज मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ओके, मतलब जो चार्ज हम बनाते हैं वो किस किस मेथड से बना सकते हैं। जल्दी से आपने पढ़ा होगा, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यार मेथड्स ऑफ चार्जिंग में अगर आपको चार्ज प्रोड्यूस करने तो किस तरीके से हम किसी बॉडी पे चार्ज बना सकते हैं, तो सबसे पहला ऑब्वियसली जो मेथड आपने पढ़ा था वो है बाय फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी यहां से क्रिएट होती है, तो आप बोल सकते हो कि बाय फ्रिक्शन वी कैन क्रिएट द चार्ज, ठीक है। दूसरा मेथड जो इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा है बाय कंडक्शन, ठीक है, बाय कंडक्शन। यहीं पे मैं उसकी एग्जांपल्स देता जाऊंगा, आप ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दोस्तों यहाँ पे बनने वाला है बाय इंडक्शन, ठीक है, बाय इंडक्शन।
तो जल्दी से हम यूज कर लेते हैं फटाक से क्वेश्चंस बनाने के लिए। अच्छा सर ये क्या होता है भाई, बाय फ्रिक्शन क्या होता है भाई, याद करो, देखो ये तो बचपन से चलता आ रहा है, पुराने जमाने से ये सिलसिला चलता आ रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन में क्या होता है कि दो बॉडीज होती है उनको रब करते हैं। सबसे बढ़िया सर्दियों में क्या करते हैं, हम हाथों को ऐसे करते रहते हैं ना, तो इस हाथ को इसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। आपने देखो एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर जब रब किया जाता है तो उस प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है उस प्रोसेस में। रबिंग जब हम करते हैं तो यार सर फिर उससे चार्ज कैसे बनेंगे, कैसे पता चलेगा किस बॉडी पे है। लेट्स सी एक बॉडी ये है और एक बॉडी आपके पास ये है, ठीक है, ये बॉडी 1 ये बॉडी 2, इसको इसके ऊपर रब किया जा रहा है, ऐसे आप समझो। तो रबिंग जब करेंगे तो कांटेक्ट में लाना पड़ेगा ना, डायरेक्ट ऐसे ऐसे रब करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बस मैं आपको बता देता हूं उसके बारे में, इसमें होने वो क्या वाला है। जो चार्ज इसमें प्रोड्यूस होने वाले हैं ऑब्वियसली वो सेम अमाउंट में बनेंगे फ्रिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब आप रबिंग करते हो तो सर किस पे प्लस आता है, किस पे डिपेंड करता है उनकी इलेक्ट्रॉन्स को, जो उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लेने की, जो जिसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी, जिसकी जो एक अफेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का उस पर्टिकुलर बॉडी पे, है ना, वो डिपेंड करेगा कि किस बॉडी की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की वो ज्यादा है। वो इस पे डिपेंड करता है कि कौन से पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कौन से पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सपोज करो इन दोनों बॉडी को आप रब कर रहे हो और बॉडी 1 की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो इस पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ये एक इसका प्रोसेस होता है फ्रिक्शन में, ठीक है। फ्रिक्शन में ये आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि दोनों बॉडी में से एक बॉडी जो होगी वो इंसुलेटिंग टाइप होनी चाहिए, है ना, इंसुलेटिंग टाइप होनी चाहिए, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अदरवाइज एक दूसरे प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं जो कि आप पढ़ने वाले हो, कंडक्शन इंडक्शन का प्रोसेस, ये इंडक्शन का प्रोसेस वहां पे मे भी मतलब ये चांस बन जाए, इसलिए उसने बोला कि एक बॉडी एटलीस्ट उसमें से क्या होनी चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखेंगे भी होंगे, ठीक है। अब यार जो मेन क्वेश्चन है हमारे पास जिसपे न्यूमेरिकल आने के चांस है वो है कंडक्शन एंड इंडक्शन। देखो कंडक्शन में क्या होगा सर, बढ़िया से यहीं पे एग्जांपल बता देता हूं, आईआईटीज में क्वेश्चंस आ भी चुके हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, अगर मैं कंडक्शन की बात करूं तो देखो सी कंडक्शन में आ रहा है सी और डी, कम ऑन गाइस, क्या आ रहा है सी और डी। तो सी में क्या हो रहा है, सी का मतलब होता है कांटेक्ट, ठीक है, सी का मतलब कांटेक्ट, और डी का मतलब क्या हुआ सर, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट आप शुरू में लिख दो, डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब कंडक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, तभी चार्ज बनता है इस प्रोसेस के थ्रू, है ना, ये आप ध्यान रखें। अच्छा सर होगा कैसे, देखो भाई सपोज करो मेरे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, मैंने इसको चार्ज दिया है ना, लेट्स से इसको मैंने चार्ज दिया है, तो कंडक्शन की मैं बात कर रहा हूं, कंडक्शन तो डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा। एक बॉडी है मेरे पास समथिंग लाइक दैट, अब मैंने इसको एक स्टैंड पे रख दिया, बॉडी ए है और ये स्टैंड इंसुलेटिंग होना चाहिए। मतलब ये इंसुलेटिंग क्यों सर, इंसुलेटिंग अगर नहीं रखेंगे कुछ और ले लेंगे, कंडक्टिंग ले लेंगे तो सारा चार्ज जमीन में जा सकता है, मतलब अर्थ में जा सकता है, गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इंसुलेटिंगली। उसने बोला इससे दूर कहीं एक बॉडी और रखी है, मैंने बोला ठीक है, उसपे चार्ज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इनिशियली मैं उसको न्यूट्रल बॉडी मान के चल रहा हूं, मतलब बॉडी बी पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, ऐसे मैं मान के चल रहा हूं। न्यूट्रल का मतलब नेट चार्ज जीरो, समझना, न्यूट्रल बॉडी का मतलब उस पे नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज का मतलब क्या होता है सर, जितना प्लस में होगा उतना ही आपका माइनस में भी होगा, समझना। तो चार्ज नेट जीरो है, प्लस भी है माइनस भी है, बट चार्ज नेट जीरो है, न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी, ठीक है। ऑलरेडी चार्ज है बट नेट जीरो है ना। तो उसने बोला कि यार डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो समझना, या तो आप इस बॉडी को उठा के इस पे टच करा दो, तो क्या होने वाला है खुद सोचो। तो मैंने क्या किया, इस बॉडी को उस पे टच किया, तो जैसे ही मैं इस पे टच करूंगा इसको, ए बॉडी को, तो आपको बताया दोस्तों इसके ऊपर क्या है, टच किया और टच करके हटा भी देना है टच करके हटा भी देना है, ठीक है। तो टच किया और टच करने का मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। तो ये बॉडी हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल अपना चार्ज इसको देगी, ठीक है, और ये अपना चार्ज इसको देगी। और कंडक्शन में क्या होता है बेसिकली, ये बॉडी जब इसको चार्ज देती है तो दोनों के जो चार्ज है वो सेम अमाउंट में डिवाइड हो जाते हैं। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, सेम साइज की बॉडीज है यहाँ पे, ठीक है। दोनों पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो इक्वल अमाउंट में डिवाइड होना चाहिए विद सेम साइन। अगर इसमें प्लस चार्ज है तो उस पे प्लस जाएगा, माइनस है तो उस पे भी माइनस जाना चाहिए, ठीक है। तो इस बॉडी को आप रिमूव कर लो। अब इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज बचा होगा, है ना, आप समझेंगे बी बॉडी पे जो चार्ज आ चुका होगा पॉजिटिव ही रहेगा, वो इसकी वजह से आया। इस पे देखो अब निकालोगे कैसे, लेट्स से इस पे चार्ज था Q1 और इस पे चार्ज था QA मान लो, ठीक है। तो इस पे जो चार्ज अब आएगा बॉडी बी पे, जो नेक्स्ट चार्ज आएगा वो आएगा QA प्लस QB का हाफ।
इस तरीके से आप निकाल सकते हो, इक्वल अमाउंट में डिवाइड होगा, ठीक है, इक्वल अमाउंट में। तो जैसे यहाँ पे अगर Q है, यहाँ 0 है, तो Q/2 नहीं आ जाएगा, इस पे कितना बचेगा, A पे भी उतना ही बचेगा, ठीक है। A पे जो रिमेनिंग चार्ज है, अब आपने जब उसको रिमूव किया तो इस पे भी बचेगा QA प्लस QB/2 यानी QA'। इस तरीके से आप याद रखेंगे। यानी कंडक्शन की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि सर एक बॉडी को अगर दूसरी बॉडी के साथ टच करेंगे तो इक्वल अमाउंट में शेयरिंग हो जाती है चार्ज की, ये ध्यान रखना है। अच्छा सर और कोई एग्जांपल देखो, सपोज करो आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, और मैं इक्वल यहाँ पे साइज की बात कर रहा हूं। सो इसको एक इंसुलेटिंग इस पे मैंने डाला, तो इस पे जो चार्ज है, लेट्स सी इस पे है 2Q चार्ज, और इस वाले पे मैंने जो चार्ज दिया, इस बार इस पे भी दे दिया, लेट्स सी प्लस ही चार्ज दिया मैंने इसको, ठीक है, लेट्स से मैंने प्लस चार्ज दे दिया, और ये दूर दूर रखी है, इनिशियली पास नहीं होनी चाहिए वरना कोई और इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, लाइक इंडक्शन हो जाएगा, बहुत दूर है, आपको समझाने के लिए मैं बस बात कर रहा हूं, ठीक है। उसने बोला यार सर यहाँ पे जो चार्ज है वो Q है, तो जब मैं इनको कांटेक्ट में लाऊंगा, टच करूंगा, तो ये बॉडी A है, ये B है, तो बताओ उस पे न्यू चार्ज कितना होगा टच करने के बाद, जब आप A को B के साथ टच करोगे, इसको इसके साथ टच करोगे, तो उस पे जो नया चार्ज बन चुका होगा, व्हाट इज दैट, इनिशियल चार्ज कितना था, उस पे इनिशियल कितना था, दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि दो ही बॉडीज है ना, इस पे भी इनिशियल चार्ज के और सेम अमाउंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सेम साइन के साथ, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ओके। यहाँ पे क्या बनने वाला है सर, यहाँ पे क्यू भी बनने वाला है आपके पास, चेक करेंगे आप, डैश एक्चुअली पहले उस पे जो था, अब इस पे जो है डिवाइड में 2 है ना, यू जस्ट रिमेंबर इट, ओके। अच्छा सर अगर इसमें ना अपोजिट चार्ज होता तो क्या होता है, समझना, अगर इस पे अपोजिट होता तो भाई हम ऐसे ले लेते, लेट्स सी इस पे चार्ज है, लेट्स सी इस पे है 3Q, ठीक है, ए बॉडी पे, और ये बॉडी कहीं और रखी है, इस पे चार्ज है, इस पे है -Q/2, तो जब इनको कांटेक्ट में लाएंगे और नया चार्ज जो इस पे बनेगा, तो QA' जो बनेगा, तो दोनों को ऐड करो, 3Q प्लस -Q/2 और डिवाइड में 2 करो, ये इस पे होगा, है ना, दोनों पे सेम होगा, आप समझो, तो कोई टेंशन नहीं है, जो उसका साइन है उसी के साथ उसको ले लो, जो फाइनल साइन आएगा वही डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पे, जो यहां से निकल के जो फाइनल साइन आएगा वही दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप समझ पा रहे होंगे, आराम से, टेंशन नहीं है। जब हम न्यूमेरिकल में इसका यूज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन करने कैसे है, ओके। इंडक्शन देखो IN, ठीक है, और D यानी इनडायरेक्ट, C मतलब कॉन्टैक्ट, मतलब इसमें क्या है, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, मतलब आप ऐसे समझते हो, ये मैं जस्ट पहचान करने के लिए आपको बता रहा हूं कि इसमें होगा क्या, इस तरीके से वर्डिंग से आप पकड़ सकते हैं। यार सर इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करा सकते, इंडक्शन में बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ टच नहीं कराया जाता, इनडायरेक्ट है, दूरी। जैसे क्या होता है कि हम किसी को पसंद करते हैं तो हम चाहते हैं हम इसके जैसा बनना चाहते हैं, इंड्यूस्ड इफेक्ट है ये, है ना, प्रेरित हो गए मुझसे, है ना, इंड्यूस्ड हो गए, इंडक्शन क्रिएट हो रहा है, मतलब वो हमें विदाउट उससे हमें मिले, उसको देखे, उससे हाथ मीट मिलाया हमने, जैसे हम किसी सेलिब्रिटी को हम पसंद कर रहे हैं, किसी क्रिकेटर को हम पसंद कर रहे हैं, तो दूर से टीवी में देख के हम खुश हो जाते हैं, वाह यार काश मैं भी ऐसे बन जाऊं, नहीं, समथिंग लाइक दैट। सो इंडक्शन इज व्हाट, इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो सर इसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा, अगर एक बॉडी है आपके पास चार्ज, ठीक है, इस पे आपने चार्ज दे रखा है, आप समझना, लेट्स सी इस पे Q चार्ज दिया, दूसरी बॉडी से कहीं दूर रखी है ना, बहुत दूर रखी है दूसरी बॉडी, और इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है, नेट चार्ज 0 है, ठीक है, वो बोलता है इनडायरेक्ट है, इसको उसके पास लेके आओ। इंडक्शन में क्या करते हैं, टच नहीं कराते हैं, इसको पास लेके आते हैं, तो जब हम इसको A बॉडी के पास लेके आएंगे तो क्या होगा, है ना, इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, तो जब ये इसके पास आएगी B बॉडी तो क्या होगा, देखना, हमें पहले ही पता था उस पे जो नेट चार्ज है वो 0 है, मतलब जितना प्लस में है उतना ही माइनस में भी तो है कि नहीं, उतना ही माइनस में है, तो उसका मतलब सर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अभी मैंने बताया था और आपको पता भी है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो ये बॉडी का पॉजिटिव चार्ज इससे अपोजिट नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड चला जाएगा। क्लियर है आपको बिल्कुल ये बात, ठीक है, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसमें चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, समझ रहा, ये बस उसके चार्ज को क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे, है ना, पोलराइज्ड टाइप का कर दिया उसने, दिखने लगा, वो दिखने लगा, है ना, इसने क्या किया, उसके अंदर की ताकत उसको दिखा दी कि भाई तू सब कुछ कर सकता है ना। जैसे आप मोटिवेशन चाहते हो, मोटिवेशन हम क्या कर रहे हैं मोटिवेशन में, मैंने बोला यार आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो और बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट जो कर सकते हो, मैं बस आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं बस आपको गाइड कर रहा हूँ, आपके अंदर घुस के नहीं सिखा रहा हूँ उस चीज को, ठीक है, तो गाइड कर रहा हूँ, आप समझ रहे हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो वही है कि आपका जो कैरेक्टर है वो बाहर निकाला जा रहा है कि आप कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, ये इनडायरेक्टली इसके ऊपर चार्ज बना रहा है, बट क्वेश्चन क्या पूछा गया आईडी में कि जब एक चार्ज बॉडी के पास एक अनचार्ज बॉडी लाई गई तो बताओ उस पे नेट चार्ज कितना है, इस पे नेट चार्ज अभी भी 0 ही है, क्योंकि यार
जितना इस पे बस पहले दिख नहीं रहा था, अब दिखने लगा, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गया पॉजिटिव चार्ज से, ये इधर नेगेटिव, इसके अपोजिट इधर जाएगा ना, अभी भी जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, तो नेट तो अभी भी जीरो है, ध्यान रखना। ओके, अगर आपसे पूछे कि एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लाया गया तो बताओ उस पे नेट चार्ज कितना है अनचार्ज पे, तो भाई जीरो ही है अभी भी, तो सर इस पे चार्ज बनेगा कैसे, फिर ध्यान से समझ। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर इस पे चार्ज बनाना चाहते हो तो इसकी ये वाली साइड को आप अर्थिंग कर दो, अर्थ से कनेक्ट कर दो, ठीक है। जैसे ही आपने अर्थ से कनेक्ट की, इस बॉडी को इससे दूर लेके जाओ, तो क्या होगा, इस बॉडी पे देखो इलेक्ट्रॉन्स, अर्थ का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन देगी, इसको न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। तो जैसे इसको दूर लेके जाओगे उसके बाद अर्थिंग हटाओ, तो अर्थिंग नहीं हटाओगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी सारे अर्थ में चले जाएंगे, समझना बात को। तो जैसे आपने अर्थिंग की तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ, इसको हटाया आपने, इसको हटाया तो ये जितना भी नेगेटिव चार्ज था ये पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। और आप देख सकते हो कि ये जो बॉडी है इस पे एक चार्ज बन चुका है, एक चार्ज बन चुका है जिसको बॉडी बी पे एक चार्ज बन चुका है जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, इसको नाम दिया गया दोस्तों इंड्यूस्ड चार्ज। आप समझे इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। ओके सर, ठीक है। अच्छा, इस बॉडी पे जो चार्ज बना है, जो ए बॉडी में चार्ज था जिसकी वजह से ये क्रिएट हुआ है, उसने दिया नहीं है, समझना, उसने दिया नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट दिया था, यहाँ पे दिया नहीं है, दोनों में यही फर्क है वो, ठीक है। तो इसका चार्ज था पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, मतलब जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा ना ये अपोजिट होता है, ये हमेशा अपोजिट होगा, अपोजिट और इंड्यूसिंग चार्ज, जो चार्ज इसको इंड्यूस करा रहा है इंड्यूसिंग चार्ज से अपोजिट है, अगर ये प्लस है तो उस पे माइनस आएगा, अगर ये माइनस होता है तो उस पे प्लस आता, समझ पा रहे होंगे आप। और ये चार्ज हमेशा, इंड्यूस्ड चार्ज हमेशा इंड्यूसिंग चार्ज से कम होगा, है ना, कम होगा, ज्यादा इसके इक्वल हो सकता है बट इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कहने का मेरा मतलब अगर आप किसी बढ़िया क्रिकेटर को फॉलो कर रहे हो, आप धोनी को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप धोनी जैसे बन सकते हो, यू नो, कंप्लीटली धोनी नहीं बन सकते, समझ रहे हो, हम उसके इक्वलेंट जा सकते हैं बट कंप्लीटली धोनी नहीं बन सकते, समझ रहे हो, जिसने आपको सिखाया, ओके। तो बिल्कुल वैसे आप समझ सकते हो कि यार जो चार्ज बना है वो जिसने बनाया है, उसको जिसने इंड्यूस किया है उससे कम होगा। अच्छा सर, इक्वल किस केस में हो सकता है, जब उनके बीच में कांटेक्ट हम डाल दे किसी मेटल का, है ना। कैसे सर, अगर इसको आपने कैलकुलेट करना है ना, इंड्यूस्ड चार्ज को निकालना है, लेट्स से आपने इंड्यूस्ड चार्ज को निकालना है, तो इंड्यूसिंग चार्ज माइनस 1 बाई के, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो इसको फाइंड करने के लिए। तो ये चार्ज क्या है, इंड्यूसिंग है, ये क्या है, इंड्यूस्ड है, जो बना है, और देखो ये माइनस होगा हमेशा, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनके बीच में डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर मैं मेटल ले लूं, मेटल का डायरेक्ट्रिक के क्या होता है, इनफाइनाइट, आप समझ रहे हैं, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पुट करोगे जीरो हो जाएगा, तो यहाँ q डैश इक्वल टू माइनस क्यू आ जाएगा। सो देयर इज ओनली वन वे कि आप इनको इक्वेट कर सकते हो, अदरवाइज इंड्यूसिंग चार्ज हमेशा कम रहने वाला है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे और बहुत मजा आने वाला है फिर क्वेश्चंस करने में। बस मेन पॉइंट ये है दोस्तों, इंडक्शन में बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, और कंडक्शन में बॉडी का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। कंडक्शन में इक्वल अमाउंट में एज वेल एज इक्वल साइन के साथ चार्ज ट्रांसफर होता है। यहां पे जो चार्ज बनता है, जो न्यूट्रल बॉडी है आपकी, अनचार्ज्ड बॉडी भी बोल सकते हो आप उसको, उस पे जो चार्ज बनेगा वो अपोजिट साइन के साथ क्रिएट होगा और इक्वल अमाउंट में भी होगा ईच नहीं। दिस इज इंपॉर्टेंट केस, ओके। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड, यू नो, कि आपने चार्ज कैसे क्रिएट करने हैं और किस तरीके के चार्ज का ट्रांसफर होता है। सर न्यूमेरिकल करने में किस टाइप से यूज करेंगे, ये हमारी हेल्प में बताने वाला हूं जल्दी से आपको, एक एग्जांपल के थ्रू। क्वेश्चन जब आएंगे तो आप कर लोगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं बताऊंगा, दोनों तरीके बताऊंगा। फिर जल्दी से हम चलते हैं कूलम्ब्स फोर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आगे की सारी कहानी उसी से डील करनी जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। ओके यार, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप इसका यूज कैसे करने वाले हो, ठीक है। कूल। तो उसने बोला यार कि सपोज करो मेरे पास एक बॉडी है, और बॉडी ए है, ये है ना, सेम साइज बॉडी मैंने ली है, बॉडी बी है ये, ठीक है, और एक बॉडी उसने और ले ली है, ब्लैक सी बॉडी सी है, ठीक है। उसने बोला इस पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, ठीक है, -2q चार्ज दिया गया है, और इस पे 3q चार्ज दिया गया है, समथिंग लाइक दैट, आप ऐसे समझो। अब ध्यान से समझना, उसने बोला कि बॉडी बी को पहले बॉडी सी को बॉडी बी के साथ टच किया गया, फिर यहां से रिमूव करने के बाद पहले इसको इसके साथ टच किया गया सी को, फिर सी को यहां से ए के साथ टच किया गया, फिर रिमूव कर लिया गया, समझना, उसी प्लेस पे रख दिया गया। क्वेश्चन ध्यान से समझना किस टाइप क्या आ सकता है कि बॉडी सी को उठा के पहले इस पे टच किया, फिर यहां से उठा के फिर इस पे टच किया, समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात। तो बताओ बॉडी सी पे फाइनल चार्ज कितना है ना,
तो बॉडी सी पे फाइनल चार्ज कितना है, तो क्या करोगे, पहले इसको इसके साथ टच किया गया तो इन दोनों की वजह से चार्ज निकालो, लेट्स सी क्यू सी डैश होगा। तो कैसे करते थे हम, Q1 प्लस 2 ही है, Q2/2 इक्वल शेयरिंग करनी है, तो Q1 मतलब इस पे कितना चार्ज है 3Q, इस पे कितना चार्ज है -2Q और डिवाइड में 2, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया Q/2, यानी इस पे जो नया चार्ज आ गया है इस पे इसको टच करने के बाद वो आ गया Q/2, कूल है ना। फिर उसने बोला कि अब इस पे जो चार्ज आ चुका है Q/2, फिर इसको इसके साथ टच किया और रिमूव करके यहाँ पे रख दिया, तो नया चार्ज बताओ Q'। मान लो अब आपने C और A के बीच में कॉन्टेक्ट किया है, तो A पे कितना है Q प्लस, इस पे कितना है Q/2 डिवाइड बाय 2, इक्वल शेयरिंग हो जाएगी ना। तो व्हाट इज दैट 3Q है ना, 3Q देखो 3Q/2 to 4। अब इस पे जो नया चार्ज होने वाला है वो इतना होने वाला है, ठीक है। या तो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं बी पे कितना चार्ज है ना, ये भी पूछ सकता है ए पे कितना चार्ज है, ये भी पूछ सकता है कि जब सी को इसके साथ टच किया, यहां से हटा के इसके साथ टच किया, दूर रख दिया, फिर ए को बी के साथ टच किया, तो बताओ बी पे कितना चार्ज है। समझ पा रहे हो आप, बस शेयरिंग करते जाना, इक्वल अमाउंट में डिवाइड करते जाना, आंसर आ जाएगा। सर और न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, फिर वो आपसे पूछेगा कि सी बॉडी को इससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख देगा, तो बताओ इनके बीच कितना फोर्स है, तो फिर हमको कूलम्ब्स लॉ में सीखना पड़ेगा, उसके लिए फोर्स भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं, तो फोर्स के कॉन्सेप्ट में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो मजा आ जाएगा दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है। बेसिक फंडामेंटल जितने अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो, यूज कर सकते हो, उतने अच्छे से आपको करने चाहिए, जिससे बड़े बड़े बढ़िया से क्वेश्चन आप हो जाएंगे। वो तो मैकेनिक्स का यूज करके हम कर लेंगे ना, बेसिक प्रॉपर्टी अगर क्लियर है तो मैकेनिक्स अच्छे से आनी चाहिए, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स अच्छे से आनी चाहिए, तो हो जाएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। अभी सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब थोड़ी सी बेसिक सी बातें मैं और कर लेता हूं। देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस किस टाइप का होता है, तो एक होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। भाई ये थोड़ी सी बातें डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको पता होनी चाहिए। एक होता है सरफेस, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो चार्ज पर यूनिट लेंथ पे जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका जो चार्ज डेंसिटी है उसको लैम्डा से लिखते हैं, ठीक है, पता होगा सबको। एक होता है सरफेस, है ना, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके गाइस, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यार सर इसमें क्या याद रखेंगे भाई, सरफेस चार्ज है ये, तो सरफेस पे चार्ज होगा। अच्छा सर ये लीनियर का मतलब लाइन पे जो चार्ज होता है, जैसे वायर होते हैं ना हमारे पास, एक वायर ले लो उस पे चार्ज दे दो, है ना, एक रिंग ले लो उस पे चार्ज दे दो, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात, रिंग दे दो क्योंकि लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो लाइन पे चार्ज हो, है ना, जैसे वायर होते हैं एल्यूमिनियम के वायर है तो लाइन ही है ना, एक तरीके से लेंथ है जिसके पास, ठीक है, इसलिए चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखते हैं। ओके, अगर सरफेस की बात कर रहा है, जैसे स्फीयर ले लो, कंडक्टिंग स्फीयर, तो उसके अंदर तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने आपको पहले बताया था प्रॉपर्टी में कि कंडक्टर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, अभी इतना सीख लो बस, ठीक है। तो सारा उसके ऑर्डर सरफेस पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो चार्ज है वो उसके एरिया पे है, इसको बोलते हैं सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। और अगर आप ऐसे समझो, अगर भाईजान यहाँ पे पूरे स्फीयर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है मतलब इसके वॉल्यूम में चार्ज है, तो इस पे जो चार्ज है वो उसके वॉल्यूम में है, इसके रो बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ने वाले हो, बहुत मजा आने वाला है, इससे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं। लीनियर जो लेंथ पे चार्ज होता है, ओके, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं यार, और एक सरफेस जो केवल सरफेस पे होगा, सरफेस पे 2D में जिसको आप बोल सकते हो, ये 1D बन गया एक तरीके से, और ये पूरे वॉल्यूम में 3D में है तो ये बनेगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो से इसको डिनोट किया जाता है। फिलहाल के लिए इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। अब उसने बोला कि यार सर अगर एक यूनिफॉर्म बॉडी है हमारे पास, ठीक है, यूनिफॉर्म टाइप की बॉडी है, तो उसने बोला उसपे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली उसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और चूंकि चार्ज इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि ये सरफेस चार्ज है तो उसपे डेंसिटी होगी सिग्मा। सिग्मा डेंसिटी इसके साइज के मतलब उसके रेडियस के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस बात को भली बात दिमाग में सेट करके रखना, है ना। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं क्यों, बस आपने अभी इस फिलहाल को इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे तो यूज होगी तो बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। अगर इसका साइज बढ़ाओगे तो चार्ज डेंसिटी उसकी कम होगी, साइज कम करोगे तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, इसकी चार्ज को होल्ड करने की जो उसकी कैपेसिटी होगी वो बढ़ती जाएगी साइज के कम करने से, मतलब ये यूनिफॉर्म का केस है। अब इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया, कैसे सर, उसने बोला कि एक सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड, और उसने बोला कि एक होलो कंडक्टर है, समझना दोनों बातें, एक होलो कंडक्टर है, ठीक है, तो इसका साइज भी आ रहा है, इसका साइज भी आ रहा है, मतलब दोनों के रेडियस सेम है, तो बताओ इनमें से किसकी, ये है होलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों में से किसकी चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा है। फिर से सुनो,
एक सॉलिड है, एक होलो है, कंडक्टिंग है, दोनों में से दोनों, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों का साइज सेम है। किसकी चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा है? एक है सॉलिड, मतलब अंदर तक मास है, इसमें है ही नहीं, इसमें आउटर सरफेस पे। समझ गए होंगे आप। अगर दोनों का साइज सेम होगा, अगर दोनों की रेडियस सेम होगी, चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम होगी, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2। समझो, यानी चार्ज को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है, क्योंकि चार्ज इनके आउटर सरफेस पे ही आएगा, होलो के तो डेफिनेटली आएगा, और अगर ये कंडक्टिंग है, इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो उसका भी सरफेस पे आ जाएगा। दोनों का सरफेस एरिया सेम है, मतलब दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, तो दोनों की चार्ज होल्ड करने की डेंसिटी जो होने वाली है वो सेम होने वाली है। ध्यान रखना, अगर ये डी सिमिलर हो गए तब गड़बड़ हो जाएगा। मान लिया इस तरीके की एक स्ट्रक्चर हुआ, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर ले लो आप, तो ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप का आप देख लो, तो यहां पे देखो आप, ये जो है शार्प एज है यहाँ पे जो चार्ज होगा यहाँ पे, ये बिल्कुल पास पास होने वाला है। सर ऐसा क्यों? जैसे जैसे इसकी रेडियस बढ़ रही है, चार्ज दूर दूर होगा, ठीक है, दूर दूर हो जाएगा, है ना। आप समझो, अगर मैं इतने से सरफेस की बात करूं तो इसकी रेडियस देखो, लेट्स सी r1 है, और यहां पे छोटे से सरफेस की बात करूं, छोटा सा बनेगा, यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है, r2। आप देख सकते हो r2 इज लेस देन r1, तो यहां पे चार्ज डेंसिटी कम हो गई, चार्ज देखो कम नजर आएगा, और यहां बिल्कुल पास पास नजर आएगा, क्योंकि ये कम हो गया, रेडियस कम होगी, साइज कम हो गया इसका, तो ज्यादा चार्ज यहाँ पे ये होल्ड करेगा, है ना, ज्यादा चार्ज। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर एक अरेस्टर रॉड लगाई जाती है, एक रॉड इस तरीके की, जब थंडरिंग होती है उसके दौरान जो चार्ज बनते हैं बादलों से, इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है, तो वो सारा चार्ज एक रॉड होती है, उसकी शार्प एज इस तरीके से बनाई जाती है, आपने देखा होगा। उसका कॉन्टेक्ट हम ग्राउंड में करते हैं, ध्यान से समझना, ग्राउंड में थंडरिंग, जो वहां पे थंडरिंग वहां पे हो रही है, वहां पे जो चार्ज जनरेट हो रहा है, वो सारा चार्ज इस शार्प एज पे आके इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसकी रेडियस बहुत कम रखी जाती है कि मैक्सिमम चार्ज इसी पे आ जाए और इसके थ्रू ग्राउंड में चला जाए। इसीलिए साइज, जो चार्ज डेंसिटी होती है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कम रेडियस ज्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। ध्यान रखना, मेन प्रॉपर्टी दोस्तों बेसिक होती है, अगर वो आपने सीख ली, न्यूमेरिकल तो आराम से हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं ना आपको, बेसिक फंडामेंटल क्लियर होंगे, कुछ फॉर्मूले, कुछ कॉन्सेप्ट, मैकेनिक्स यूज करेंगे, सॉल्व वॉल्व कर लेंगे, आराम से बन जाएगी बातें, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट आने वाला हूं, ये तो होगी सारी बेसिक जानकारी जो हमें बिल्कुल जरूरी थी हमारे लिए। अब बात करूंगा कूलम्ब्स लॉ की, और आप उसके थ्रू न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपकी जर्नी प्रॉब्लम्स की स्टार्ट हो जाती है। ओके यार, अब इंतजार हुआ खत्म, और बात कर लेते हैं अपने कूलम्ब्स फोर्स की, और उसमें डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल किस किस टाइप से आएंगे और आप कैसे सॉल्व करके आओगे। मतलब जो आप देखो, लिटिल बिट मैकेनिक्स का पार्ट है, अगर मैकेनिक्स आपको ठीक ठाक तरीके से फोर्स रिजॉल्व करना आता है, रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करना है, सारी चीजें आती है, वो बेसिकली आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यार फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो बेसिक कंसेप्ट थे वो बहुत जरूरी है। पता क्या होता है कि हमें लगता है कि यार ये क्या है, ये इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो बेसिक से कंसेप्ट है, इसमें क्या करें भाई। बेसिक कंसेप्ट एक बार अगर फंडामेंटल क्लियर हो गए तो आगे आने वाले जितने भी धुरंधर से कॉन्सेप्ट होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारे जो टिपिकल से क्वेश्चंस बनते हैं वहां पे, वो सारे बहुत इजीली समझ में आने लगते हैं, है ना, बहुत इजीली समझ में आने लगते हैं। तो जितने बेसिक हमारे क्लियर होंगे, कैलकुलेशन में हम नहीं फंसेंगे, कॉन्सेप्ट में हम नहीं फंसेंगे, इसलिए ये सीखना जरूरी है। ओके, तो सबसे पहला आपका फोकस इस पॉइंट पे होना चाहिए। ओके, तो चलो बात करते हैं। उसने बोला कि अब हमें देखो, हमें पता है हमारे पास दो चार्ज थे, चार्ज लेट्स से Q1 है और एक चार्ज है आपके पास Q2। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। उसने क्या बोला कि सबसे पहले तो कूलम्ब्स लॉ की वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी है कि ये जो चार्ज है ये रेस्ट पे होने चाहिए, रेस्ट चार्ज के लिए वैलिड होता है, ये पता होना चाहिए यार, ऑब्वियसली, है ना। तो दूसरा सर क्या है, इनका जो साइज है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, मतलब पॉइंट चार्ज होने चाहिए, पॉइंट चार्ज, ठीक है, नॉट द बॉडी चार्ज। ओके, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, मतलब उनका साइज नेग्लिजिबल होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखेंगे। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है चार्ज दे सकते हैं पर उनका जो साइज है वो बहुत कम है, मास होगा लेकिन बहुत कम साइज पे होगा, ठीक है। ऐसे याद रखिए, दो कंडीशन बहुत नेसेसरी है कूलम्ब्स लॉ की वैलिडिटी के लिए, ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया। ये जो पॉइंट चार्ज है, ये चार्ज Q1 है, Q2 है, मैंने ऐसे लिख दिया, ये चार्ज है Q1 और इससे दूर कहीं पे एक चार्ज लिया मैंने Q2। जल्दी से मैं अप्लाई करके दिखा देता हूं, फॉर्मूला है, बाकी तो न्यूमेरिकल हम कर ही लेंगे, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है, तो सर किस चीज पे डिपेंड करता है? दोनों पॉइंट चार्ज को पहले ज्वाइन करो, ठीक है, जिस भी एक्सिस पे रखे हैं। लेट्स सी, इसको आगे बढ़ाया मैंने, तो ये देख सकते हो आप एक्स एक्सिस पे रखे हैं दोनों, ठीक है। ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2, फिर दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस होगी R। फिर इन दोनों का हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, बिकॉज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, एंड फोर्स आपको पता है बाबा के अकॉर्डिंग, न्यूटन बाबा के अकॉर्डिंग, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यू हैव टू रिमेंबर इन माइंड कि
यार फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास तो एक प्रॉपर डायरेक्शन होने वाली है। यस, तो यू जस्ट चेक आउट द साइन ऑफ द चार्ज फर्स्ट ऑफ ऑल। इसका साइन कैसा है? इफ नॉट डिफाइंड ऑब्वियसली पॉजिटिव। ये भी कैसा है सर? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव सेम कैरेक्टर है, तो सेम कैरेक्टर है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये बात हम भली बातें सीख चुके हैं। मतलब सर ये बंदा इसके ऊपर लात मारेगा इधर को, मतलब रिपेल करेगा, इसको फोर्स अप्लाई करेगा। पहला चार्ज दूसरे को इससे अवे फोर्स अप्लाई करेगा इधर को, इसकी डायरेक्शन होगी इधर। यानी फर्स्ट चार्ज ने दूसरे पे फोर्स अप्लाई किया, पहले अप्लाई करना सीख लो, ठीक है। अब क्या ये भी तो करेगा, ये भी प्लस प्लस, तो ये वाला इससे अवे को फोर्स अप्लाई करेगा। आप देख सकते हो दोनों फोर्स एक दूसरे चार्ज से अवे है ना। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r मान लो, d मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो फोर्स है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि ये जो फोर्स इनके बीच में एक्ट कर रहा है, दैट नेचर ऑफ द फोर्स डिपेंड करेगा दोनों चार्ज के नेचर पे। प्लस प्लस है तो किस टाइप का नेचर शो कर रहे हैं? रिपल्सिव, है ना, रिपल्सिव। अगर लेट्स सी मान लिया ये चार्ज दोस्तों नेगेटिव होता Q1, मैं यही समझा रहा हूं आपको, और ये ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहता, तो आप खुद देखो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा? पॉजिटिव वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब इसका जो डायरेक्शन इधर था पहले वो रिवर्स हो गया। देखो 1 ने 2 को अट्रैक्ट किया, मैंने पहले 1 लिखा मतलब 1 ने 2 को अट्रैक्ट किया, और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब जो फोर्स इस पे पहले इधर रख रहा था वो रिवर्स हो गया, यानी 2 ने 1 को अट्रैक्ट किया। तो देखो इन दोनों की जो डायरेक्शन है फोर्सेस की वो एक दूसरे की तरफ है, इसलिए उनको बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, है ना, इनको बोलते हैं अट्रैक्टिव। मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके बीच में एक्ट करेंगे? दो अपोजिट चार्ज के। अच्छा, रिपल्सिव फोर्स किसके बीच में एक्ट करेंगे? दो सिमिलर चार्ज, मे बी पॉजिटिव पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव नेगेटिव। रिमेंबर इनके बीच में जो स्पेस है, जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, फिलहाल फ्री स्पेस मान के चल रहा। देयर इज नो मीडियम बिटवीन देम, दैट इज द फ्री स्पेस। ओके कूल। अच्छा सर ठीक है, अब करेंगे क्या? ध्यान से समझना, ये हमेशा दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट है। ये फोर्स इससे अपोजिट है, ये इससे अपोजिट है, एक दूसरे की तरफ है। तो उन्होंने बोला कि पहले ने जो दूसरे पे अप्लाई किया उसका मैग्नीट्यूड दूसरे ने जो पहले पे अप्लाई किया दोनों सेम ही होंगे। एंड वी कैन यूज द फॉर्मूला दैट इज k q1 q2 ओवर r स्क्वायर, उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये भली बात आप जानते होंगे। यानी आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। सर ये डायरेक्शन क्या है? ये साइन जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो साइन यहाँ पुट नहीं करेंगे। मतलब जब भी आपने कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालना होगा, यू हैव टू टेक q मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस, ठीक है। प्लस माइनस क्योंकि वो डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे -2 कूलम माइक्रो कूलम दे रखा है, +2 माइक्रो कूलम दे रखा है, तो प्लस भी तो प्लस ही रहेगा, लेकिन माइनस वाले को भी प्लस ही लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है, वो डायरेक्शन में यूज हो जाता है ऑलरेडी। सो यू हैव टू पुट द वैल्यूज विद द पॉजिटिव साइन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। सो दिस इज द फॉर्मूला। k क्या है सर? यहाँ पे k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप सबको पता होगी। फ्री स्पेस है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको परमिटिविटी बोलते हैं, फ्री स्पेस की। फ्री स्पेस परमिटिविटी समझ पा रहे हैं आप? और इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। ये सब मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूं, आपको बेसिक सी चीजें सारी क्लियर होनी चाहिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, दो चार्ज के बीच एक फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और हमेशा आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान दो, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही है फोर्स की डायरेक्शन। अगर रिपल्सिव है तो ऐसे है, अट्रैक्टिव है तो ऐसे है, लेकिन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे है, सेंट्रल फोर्स कह सकते हो आप एक तरीके से, ठीक है। ठीक है, समझ पा रहे होगे आप? अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म दो, वेक्टर में लिखो, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो वेक्टर में आप लिखेंगे वेक्टर k q1 q2 ओवर r क्यूब इंटू r वेक्टर, ठीक है। r कैप लिख लो आप, r कैप, ठीक है। नो r वेक्टर है क्योंकि मैंने r क्यूब लिखा है, दिस इज r वेक्टर, ठीक है। और ऐसे लिखना है, अगर कैप में लिखना है तो ऑब्वियसली k q1 q2 ओवर r स्क्वायर, और ये आपका r कैप, यानी यूनिट वेक्टर है आपका, जो उसके अलोंग रहेगा कि जिस भी फोर्स की डायरेक्शन आप देखना चाह रहे हो उसका यूनिट वेक्टर आप ले सकते हो, ठीक है। सो हियर वी गो, दिस कैन बी रिटन एज दिस वन, एंड जब इसको यूनिट वेक्टर को आप ओपन करोगे ऑब्वियसली, तो वेक्टर डिवाइड बाय इस मैग्नीट्यूड आप सबको पता है, उसको यहां पुट करोगे तो यहां r क्यूब हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वेक्टर फॉर्म हमें जनरली पता होनी चाहिए। तो ये बनेगा आपका, फिलहाल इतना सा बेसिक आप याद रखेंगे तो मजा आने वाला है, टेंशन नहीं है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप सबको पता है, कैसे सर? अगर सपोज करो यहाँ एक चार्ज Q है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 है, इसको घेर लिया, गुंडो ने इसको घेर लिया, बहुत सारे चार्ज है, इसको घेर लिया, इसको पीटने वाले हैं। उसने बोला ये सारे बंदे मिलकर उसको पीटेंगे, जैसे फिल्मों में नहीं होता है कि नहीं?
तो उसने बोला मैं इसको पिटूंगा, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो, दोनों का नेचर चेक करो। सपोज करो ये नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। सपोज करो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा, इसका फोर्स इधर जाएगा, लेट्स से, ठीक है, तो ये जाएगा F4, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा F3। तो इस तरीके से इस पे नेट फोर्स कितने लगेंगे, जिसकी पिटाई हो रही है, समझ रहे हो, जिसकी पिटाई हो रही है उस पे नेट फोर्स कितने लगेंगे, उनको अलजेब्रिकली ऐड कर लिया जाता है। सो नेट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस पे कितनी पिटाई होगी इसकी, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर एंड सो ऑन, सबको ऐड करो। तो सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे उनका, आप समझ रहे होंगे, जैसे मैं अकेला कहीं फंस गया यार, ठीक है, बहुत सारे बंदों ने मेरे को घेर लिया और एक दुश्मनी मेरे से निकालने चाह रहे, कभी हुई होगी, यू नो, कॉलेज या स्कूल टाइम पे होता है ना, सबके साथ होता है, ठीक है, तो बंदों ने मेरे को घेर लिया और वो सब मेरे को पीटने के लिए आ गए हैं, समझ रहे हो, पूरी गैंग आ गई है। तो अकेले बंदे को बहुत सारे बंदे मारने वाले हैं, तो सबका फोर्स मेरे ऊपर अप्लाई करेगा, तो इधर 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 बहुत सारी जगह, यू नो, चोटें नहीं लगने वाली है, कोई इधर मार रहा है, कोई इधर मार रहा है, समथिंग लाइक दैट, इमेजिन करो। तो एक बंदे पे कितने फोर्स लग रहे हैं, सबके फोर्स को ऐड करना पड़ेगा अलजेब्रिकली, समझना। हाउ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट आप सबको पता है वेक्टर में, ठीक है, एक पॉइंट पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, F1 इधर F2 इधर, एक ही पॉइंट पे है, देखो एक ही पॉइंट पे, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो यू कैन कैलकुलेट देयर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे सर, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे सर, तो नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इनटू cos थीटा। ओके, तो रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो cos 90 0, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर इनसाइड द अंडर रूट आप यूज कर सकते हो। मतलब ये वो चीजें हैं जो आपको पहले से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मतलब अगर नेट फोर्स निकालना है तो वेक्टर मेथड यूज करना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। इससे ज्यादा मैं क्या आपको बताऊं, आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा सर, आप यूज कैसे करेंगे इस कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे जल्दी से मैं बता देता हूँ, अगर इन दोनों चार्ज के बीच, जैसे चार्ज Q1 है और ये चार्ज है दोस्तों Q2, इनके बीच कोई मीडियम फिल कर दे, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दे K, तो इनके बीच एक्ट करने वाला जो फोर्स होगा मीडियम में, वो इनिशियल जो फोर्स होगा उससे कम हो जाता है। ध्यान रखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी आप फिल करोगे वो इस फोर्स को कम कर देता है, इनवर्सली है, देखो देखो देखो, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्टली कांस्टेंट मैंने डिवाइड कर दिया, तो हमेशा याद रखना अदर मीडियम फिल करने से फोर्स इनके बीच में हमेशा डिक्रीज करेगा। थोड़ा सा ये अपने दिमाग में आइडिया रखना, ये बात बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, तो फोर्स भी कम ही हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। अब इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको इसका एप्लीकेशन करना आ जाए। पहले टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैसे आती है जल्दी से सीख लेते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, किस किस कैटेगरी के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करके भी देख लेंगे यार, बढ़िया तरीके से। आप बेसिक कॉन्सेप्ट, ये पूरी जो आपकी आज की वीडियो होने वाली है बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे होने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस तो जरूर आते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल अगर हमारे क्लियर हो जाते हैं तो भाई क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी और आगे आने वाले बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप बहुत सही तरीके से कर पाओगे, ठीक है। ओके कूल। तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन अगर मैं देखूं, उसने बोला है कि यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज रखे हैं, ग्रुपिंग है बहुत सारे, ठीक है। लेट्स से एक चार्ज रखा है Q0 और यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q1, यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q2, ठीक है। उसने बोला इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है कुछ दे दी है आपको, लेट्स से इन दोनों के d डिस्टेंस है और इनके इन बिटवीन कोई एक चार्ज Q0 रखा है। उसने बोला इफ सिस्टम इज एट रेस्ट, ठीक है, इफ दिस सिस्टम इज, ऐसे लिखो, इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी इक्विलिब्रियम जो चार्ज का इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है उस पे किस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे, ठीक है। उसने बोला ये पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज, 3 चार्ज है अभी इक्विलिब्रियम में, ठीक है। आप समझना, इक्विलिब्रियम का मतलब इसमें नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इस्पेक्ट करने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इस्पेक्ट करने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए, समझना। अगर ये चार्ज इनके मिड पॉइंट पे है, लेट्स सी मिड पॉइंट पे, और ये दोनों चार्ज सेम है, ये भी Q है और ये भी Q है, ध्यान से समझो। तो ये वाला Q क्या करेगा, देखो इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी होगी, लेट्स सी A होगी, ठीक है। ये वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, क्योंकि इसका साइन प्लस इसका भी प्लस, तो इसका फोर्स इधर को आएगा F1, ये वाला भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये आ जाएगा F2। अगर ये मिड पॉइंट पे है और दोनों चार्ज सेम है, समझ रहा, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, इक्वल एंड अपोजिट है, तो इस पे नेट फोर्स कितना आने वाला है, 0। तो इस पे तो नेट फोर्स 0 आ गया, आप समझ रहा, तीनों की नेचर सेम जैसे है ना, तीनों के नेचर सेम जैसे है। इस पे चेक करते हैं ये वाला फोर्स, अब इस पे नेट फोर्स निकालते हैं। देखो ये वाला क्या करेगा, अब किसी दो के बीच में निकालना होता है, ये वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर को, ठीक है। लेट्स सी, इसको मैंने माना 1 2, इसको 3 मान लेते हैं, तो थर्ड फोर्स है। ये वाला भी तो फोर्स अप्लाई करेगा, जिस पे फोर्स निकालना है उसको छोड़ के रिमेनिंग की वजह से निकालते हैं।
तो चूंकि इस पे निकालना है तो ये फोर्स अप्लाई करेगा और ये करेगा, क्योंकि इसकी पिटाई होनी है तो ये पिटेगा और ये पिटेगा, ये भी पॉजिटिव तो इसका फोर्स भी इधर जाएगा, रिपेल करेगा ना, इससे दूर को जाएगा। कौन सा फोर्स है, इसको माना मैंने 1, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। तो देखो इसमें दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, समझ पा रहे हो आप, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये दोनों चार्ज जो थे रेस्ट पे, ये वाले, ये तो थे सेम साइन के। अगर इस पे नेट फोर्स जीरो करना है, अगर इस पे नेट फोर्स जीरो करना है तो इन दोनों में से एक चार्ज को क्या होना पड़ेगा, समझो बात को, इन दोनों में से एक को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। यानी ये तो पहले से पॉजिटिव है अगर, तो ये फोर्स, ये चार्ज को नेगेटिव होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इस पे नेट फोर्स जीरो करना है तो हमें अपोजिट करना पड़ेगा ना, अपोजिट करना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा चार्ज कितना है ना, ये भी देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस पे अगर हमें नेट फोर्स जीरो करना है, क्योंकि उसने बोला सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स निकाल लेना और उसको जीरो कर देना, वहां से पता चल जाएगा कि कौन सा चार्ज कितना होना चाहिए, डिस्टेंस एंड ऑल। ठीक है, इस पे भी ऐसे ही करेंगे। ये वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, वो वाला भी क्या करेगा, रिपेल। देखो इस फोर्स, इस चार्ज को इस पे दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जब भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना होता है तो इन पे नेट फोर्स निकालेंगे और उसको इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो। वहां से जो भी चीज हमसे पूछी जाएगी वी कैन सॉल्व। अब बहुत बेहतरीन जो जीएमएस में क्वेश्चंस आते हैं वो बता देता हूं मैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेट्स सी दोस्तों, उसने बोला कि एक चार्ज ये है Q और एक चार्ज ये है Q। इस यहाँ पे मैंने एक चार्ज रख दिया प्लस Q नॉट, ठीक है। उसने बोला कि अगर मैं इस चार्ज को, देखो अगर ये मिड पॉइंट पे है तो ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा ऑब्वियसली, तो ये नेट फोर्स इस पे कितना आ गया, जीरो। तो ये क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ऐसे समझो स्टेबल है मतलब इसकी इक्विलिब्रियम, जितना इधर से लग रहा है उतना इधर से लग रहा है, तो ये कहीं भी मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है, ओके। लेकिन उसने बोला अगर मैंने इस चार्ज को, समझो अगर इस चार्ज को, ये Q है, ये Q है, ये मिड पॉइंट था, इसको थोड़ा सा यहाँ से O पॉइंट से इधर को शिफ्ट कर दिया, यहाँ से शिफ्ट कर दिया बाय द डिस्टेंस x, सपोज करो यहां से x डिस्टेंस इधर को शिफ्ट कर दिया और ये चार्ज Q नॉट यहाँ आ गया। अब आप समझो बात को, ये चार्ज यहाँ पे आने की वजह से इसके पास आ गया तो ये इसको इधर रिपेल कर देगा और ये वाला बंदा इसको इधर को रिपेल करेगा, ठीक है। चूंकि ये चार्ज दोनों का रिपल्सन फील होगा इसको, इसका भी और इसका भी, लेकिन इसके ये पास है तो इसका ये जो फोर्स होगा, ये अगर 2 है, ये 1 है, तो F1 इधर जाएगा, F2 इधर, क्योंकि ये इसके ज्यादा पास है, देखो डिस्टेंस कम होगी जबकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये F2 इज ग्रेटर देन F1 होगा, तो इसका रिपल्सन ज्यादा होगा, तो उस पे नेट फोर्स इधर को लगेगा, नेट फोर्स, और उधर को लगेगा जिधर को पहले से ही था, रेस्ट पे था, और जब वो रेस्ट पे था तो उसको बोलते हैं इसकी मीन पोजीशन। थोड़ा सा याद आया होगा आपको एसएचएम, है ना, मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन यू कैन से। तो यहाँ पे इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो इधर को लगेगा जिधर से वो आया था, मीन पोजीशन की तरफ अगर नेट फोर्स लगे दोस्तों, और आप उसको प्रूव कर दो उसके डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन के साथ सिंगल पावर होनी चाहिए, लीनियर फंक्शन होना चाहिए, तो पक्का वो एसएचएम करेगा, पक्का वो एसएचएम करेगा। अगर आपने प्रूव कर दिया तो इस टाइप के क्वेश्चंस के आपसे टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है, तो आप नेट फोर्स निकाल लेना। अच्छा सर अगर वो इधर जाएगा तो वो यहाँ पे आएगा फिर इधर जाएगा, मान लो वो यहाँ पे आ गया तो ये उसको रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल, क्योंकि इसके पास होगा, इस वाले के पास होगा ये, अब ये ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, फिर वो इधर जाएगा और वो ऐसे ऐसे करने लगेगा ऑसिलेशंस, अभी ऑसिलेटरी मोशन करेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन। बट अगर आपने ये कंडीशन प्रूव कर दी, याद करो नेसेसरी कंडीशन ऑफ एसएचएम होती थी, स्टिल यू कैन कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, आप इसका टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक चीज समझो यहाँ पे कि यार सर अगर ये सिचुएशन y एक्सिस पे होती है ना, ये y एक्सिस है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और वो सेम चार्ज यहाँ होता, ठीक है, दैट इज Q नॉट, आप इसको y एक्सिस पे शिफ्ट करो, यहाँ पे रख दो, कितनी दूर, y एक्सिस पे ऊपर y डायरेक्शन में, देखो ये वाला क्या करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, पहले इनको ज्वाइन करो, मैंने बोला ज्वाइन करो, इसका फोर्स इधर जाएगा, लेट्स सी F1, ये 1 है, ये 2 है, फिर इसको ज्वाइन करो, इसका फोर्स इसको इधर जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं अभी भी, लेकिन इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस वाले चार्ज पे जो Q नॉट है वो इस एक्सिस का थीटा पे है, तो ये भी क्या है थीटा, तो देखो ये अब किसी एंगल पे है तो उसके एक कंपोनेंट इधर जाएगा F1 sin थीटा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा F2 sin थीटा, इतना तो आपको पता ही है ऑब्वियसली, और इन दोनों के दो कंपोनेंट इधर आ जाएंगे F1 cos थीटा एज वेल एज F2 cos थीटा। अब देखो चूंकि ये डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, ये इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस r और ये डिस्टेंस भी दोनों के लिए सेम है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, कांस्टेंट मैं आपको बता रहा हूं क्लियरली, ठीक है, आपने करना है ऐसे ही है, क्वेश्चन कर लो या सीख लो, एक ही बात है। तो यार ये जो इक्वल एंड अपोजिट होने वाले हैं, क्योंकि देखो चार्ज दोनों के सेम है और ये डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, तो आपको पता है फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, चार्ज जब सेम हो जाए, डिस्टेंस सेम हो जाए तो फोर्स भी सेम होगा ना बॉस, ठीक है। लेकिन ये
कंपोनेंट साइन वाले कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में ऊपर को है, तो इस पे एक्ट करने वाला नेट फोर्स ऊपर जाएगा, यानी नेट फोर्स वाई की डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों की वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर को लग रहा है, ऊपर को चलता रहेगा, पार्टिकल वापस आएगा ही नहीं, ऊपर को चलता रहेगा, लीनियर मोशन, वापस नहीं आएगा, अपने सेंटर की तरफ नहीं आएगा, वहां नहीं आएगा जहां रेस्ट था, ये मीन पोजीशन की तरफ नहीं आएगा। तो दिस विल नॉट ऑसिलेट नाउ इन दिस कंडीशन, ये सीधा चलता रहेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। तो नेट फोर्स आप निकाल सकते हो अगर पूछा जाता है तो। समझ पा रहे होंगे आप। अगर दोस्तों ऐसा हो जाए, समझो अगर ऐसा हो जाए कि ये चार्ज जब मैंने यहां से शिफ्ट किया है, ये वाला ये नेगेटिव है, सपोज करो ये नेगेटिव क्यू नॉट है और मैंने इसको यहां शिफ्ट कर दिया, तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, जो यहां पे रखे हैं दोनों सिमिलर चार्ज, ये इनको अब अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो आप खुद ही सोचो नेट फोर्स नीचे लगेगा, तो फिर ये मेन पोजीशन की तरफ कहीं नीचे शिफ्ट करोगे तो देखो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फिर ये इधर लगेगा। मतलब चाहे ऊपर शिफ्ट करो चाहे नीचे, अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ, ये वाला समझना, ये वाला चार्ज अगर नेगेटिव हुआ तो देखो ये अगर ऊपर शिफ्ट कर रहे हो तो इसको भी नेट फोर्स नीचे को लगेगा, अगर नीचे शिफ्ट कर रहे हो तो ऊपर को लगेगा, यानी मेन पोजीशन की तरफ फोर्स लग रहा है, ये ऐसे ऐसे करेगा पक्का। और अगर आपने पुट यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि इसमें ऊपर एक्ट करने वाला नेट फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट के SSM कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो डेफिनेटली दिस विल एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन वी कैन कैलकुलेट इट्स पीरियोडिक टाइम एज वेल। और आपको पता है पीरियोडिक टाइम दोनों केस में आप कैसे निकाल सकते हो, और टाइम निकालने का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ उसका डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का रेशियो लेंगे मैग्नीट्यूड में, यहाँ पे पुट करेंगे आ जाएगा, पहले प्रूफ कर देंगे हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि बताओ ये एसएसएम करेगा या लीनियर मोशन करेगा, कैसे मोशन करेगा या टाइम पीरियड करेगा, अगर एसएसएम कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और जेईई में एक बहुत बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या सर, अगर वो सस्पेंडेड चार्ज की बात करता है, ठीक है, लेट्स सी एक बॉल है और एक बॉल है बॉल बी, और इस पे मैंने चार्ज दिया, ठीक है, इस पे मैंने क्या दिया दोस्तों, चार्ज, आप समझे बात को, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, या इस पे भी मैंने चार्ज दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इस पे दिया Q1 और इस पे दिया Q2, तो ये दोनों में रिपल्शन होगा, ये रिपेल करेगी, तो ये वाली इस पे फोर्स अप्लाई करेगी इधर को, ये वाली इस पे फोर्स अप्लाई करेगी इधर को, आप समझ सकते हो, ठीक है। लेट्स से इनके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, देखो ये जो स्ट्रिंग एंड में टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि इसका वेट जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपसे पूछेगा वो इस तरीके की क्वेश्चन, कभी-कभी पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो आप देखो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, सपोज करो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r, तो इसको आप आगे बढ़ाओ, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा, ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका हाफ होगा, यानी थीटा बाय 2, है ना, समझो आप। और इसमें अगर टेंशन T है तो इधर जाएगा T cos थीटा बाय 2, तो ये जो T cos थीटा बाय 2 है इसके वेट को बैलेंस कर लेगा, और जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे लग रहा है इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, दैट इज T sin ऑफ थीटा बाय 2। तो इक्वेशन बन जाएगी यहां से Fe जो होगा, जो QE होता है, ठीक है, तो QE आपका चला जाएगा किसके अपोजिट, T, अगर बैलेंस देखो मैं इनका बैलेंसिंग कंडीशन थीटा बाय 2 और T cos थीटा बाय 2 को अगर मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा m into g। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। वेरी क्लियरली यू कैन सी, यू कैन यूज दीस इक्वेशंस, एंगल भी पूछ सकता है, टेंशन पूछ सकता है, फोर्स पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी उसको अच्छा लगेगा वो पूछ लेगा इस टाइप से। ये सिस्टम जब एयर में रखा है ना, ऐसे नॉर्मल फ्री स्पेस कंडीशन में रखा है, एयर में रखा है, फ्री स्पेस कंडीशन में रखा है, कोई मीडियम में नहीं डिप किया गया। इस पे ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों तब आते हैं जब इसको किसी मीडियम में डिप कर दिया जाता है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे तो होगा क्या, है ना, अगर मीडियम में डिप करो तो होगा क्या, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, ऐसे समझो कि अगर ये सिस्टम हमने किसी मीडियम में डिप कर दिया, समझो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो यहाँ पे क्या होगा सर, देखो मीडियम यानी लिक्विड है कोई, लेट्स सी कोई लिक्विड है, ठीक है, कोई लिक्विड ले लेते हैं और एक लिक्विड में इसको डिप किया है, तो आराम से आप देख ले, इस पे जो चार्ज था Q1, इस पे चार्ज था Q2, तो अब क्या होगा, चूंकि जो मीडियम है लिक्विड उसका एक डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, यार डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा, और आपको पता है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाता है, तो इसकी वजह से जो इस पे फोर्स इधर जा रहा था, मीडियम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो चेंज हो जाएगा, और इसका वेट डाउनवर्ड है, और लिक्विड की वजह से जब वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो उस पे एक फोर्स ऊपर को एक्ट करेगा, अब थ्रस्ट फोर्स। अब थ्रस्ट फोर्स लिक्विड की बायक्सी की वजह से यहाँ पे क्रिएट हो गया, और जो टेंशन थी इसमें वो तो रहेगी, वो तो वैसे ही करेंगे, बस ध्यान ये रखना है ये जो फोर्स होगा मीडियम में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो ओरिजिनल का की टाइम्स कम हो जाएगा। आप चेक करो, ये आपने लेना है, और इसमें जो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन आप चेक कर सकते हो,
इसका जो वेट है, एक्चुअली आप ध्यान से देखो, इसका जो वेट है वो इससे कम हो गया है ना। इसका जो एक्चुअल वेट है, जो एपरेंट वेट है इसका, अगर आप देखो यहाँ पे, वो हो जाएगा यहाँ पे mg माइनस अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है, mg माइनस अपथ्रस्ट फोर्स। तो यहाँ का आप यूज करोगे, दो इक्वेशन बनाओगे, वही टी के कंपोनेंट रिजोल्व कर लोगे, जो नेट फोर्स होगा वो निकाल लोगे, इसका यूज करना है अब आपने। तो बॉडी, इस पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि लिक्विड की डेंसिटी सपोज करो सिग्मा है और बॉडी की डेंसिटी रो है, समथिंग लाइक दैट। तो बताओ इनमें ये दे देगा, ये दे देगा, तो पूछ लेगा आपसे कि एंगल कितना है, टेंशन कितनी है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और उनके डायरेक्टली कांस्टेंट आपको दे दी जाएंगे, जो परमिटिविटी होगी रिलेटिव एंड ऑल, वो आपको दे दी जाती है। तो बस ये ध्यान रखना है कि भाई ये चेंजेस यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन आएंगे तो इक्वेशन बना के आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन अगर आती है ना। तो यार इस पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, जल्दी से आपको पता चल जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके दोस्तों, कुछ एग्जांपल्स में कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुके हैं और किस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उनको सॉल्व करके आना, और ये कॉन्सेप्ट भी सीख लेने हैं कि हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके, बढ़िया तरीके से बस प्रैक्टिस करते रहना यार, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। क्रैश कोर्स हम कर रहे हैं, टाइम कम होता है, सीखना ज्यादा होता है, बढ़िया तरीके से ये आप ध्यान रखेंगे। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आप बढ़िया से रीड कर लो और अप्लाई कैसे करना है कॉन्सेप्ट में जल्दी से आपको सिखा देता हूँ। 3 क्वेश्चन कराऊंगा फोर्स डिपेंडेंट और आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कूल। तो यार क्लियरली क्वेश्चन में बोला है कि 2 बॉल्स हैं जो हमने किसी हुक की हेल्प से, ऐसे आप समझो इसको, ठीक है, किसी हुक की हेल्प से है ना स्ट्रिंग पे इनको हैंगिंग पोजीशन में रखा है, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। एक बॉल ये रही और एक बॉल ये रही और दोनों पे बोला है कि सेम चार्ज है, मैंने बोला ठीक है सेम चार्ज है भाई दोनों पे, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ इनिशियल एंगल होगा, क्योंकि सेम चार्ज है तो रिपेल कर रही होगी, कुछ एंगल मेंटेन हो गया होगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो इस सिचुएशन को, ओके कूल। तो लेट्स सी गाइस, लेट्स सी, ये जो स्ट्रिंग है इनकी जो लेंथ है वो L है दोनों की, क्लियरली आप देख सकते हो, ठीक है, ओके कूल। अब वो पता क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर इस सिस्टम को हम स्पेस में लेके जाए, ठीक है, अगर स्पेस में लेके जाए, देखो अभी ये यहाँ पे है नॉर्मली, यू नो, अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है, तो अभी अंडर ग्रेविटी कंडीशन यू कैन से, तो इसका जो वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, लेकिन स्पेस में क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो उस पे एक्ट नहीं करेगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फोर्स इसमें में जाते हैं, इसका जो वेट डाउनवर्ड एक्ट करने वाला वो खत्म हो चुका है। अब क्या होगा, इस पॉइंट O के अलोंग, इस पॉइंट O के अलोंग उनके पास केवल एक ही फोर्स बचा है, ये इस पे अप्लाई कर रही होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इस पे अप्लाई कर रही होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक जो उनको नीचे लटका रहा था, जो फोर्स उनका वेट ग्रेविटी की वजह से, वो तो खत्म हो चुका है, मतलब वो नीचे तो नहीं रहेगी। तो ये जो फोर्स होगा ये मैक्सिमम यहाँ पे केवल रिपल्शन फील करेंगी और रिपल्शन की वजह से मैक्सिमम इनके बीच में जो पॉसिबल एंगल होगा वो यहाँ पे बन जाएगा। मतलब पॉइंट O पे ये बॉल कुछ ऐसे जाती हुई नजर आ रही होगी और ये बॉल, क्योंकि केवल उनके बीच रिपल्शन ही है, तो रिपल्शन को कम से कम करने के लिए मैक्सिमम रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और इनके बीच में जो एंगल है बढ़ के ज्यादा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आप बिल्कुल क्लियरली चेक कर सकते हो, बॉल A, ये बॉल B। अब देखो ये जो रिपल्शन यहाँ कर रही है, ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इस पे फोर्स कर रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक। वो पूछेगा आपसे कि बताओ एंगल कितना होगा, भाई 180 हो गया। वो पूछेगा इनमें टेंशन कितना क्रिएट होगा। आप खुद देखो बॉडी में जो टेंशन क्रिएट होगा बॉडी से आगे होता है, इसमें इधर इसमें इधर, और ये टेंशन किसकी वजह से क्रिएट हुआ, ये यू नो इनमें जो स्ट्रेचिंग बनी है, स्ट्रेचिंग किसकी वजह से क्रिएट हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम। तो जब ये ऐसे हो गए तो टेंशन क्रिएट हो गया, ये जो स्ट्रिंग्स हैं वो टेंशन क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो T इक्वल टू क्या लिखोगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 कितना है, Q है, Q2 भी कितना है, Q का स्क्वायर हो जाएगा। R क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, यहां से यहां तक स्ट्रिंग की लेंथ L है, ये भी स्ट्रिंग L है, तो टोटल लेंथ 2L हो गई, 2L का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो अगर आपने इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं तो आराम से यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बस थोड़ा सा बेसिक कांसेप्ट यूज करना है, हो जाएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। ओके दोस्तों, जल्दी से दूसरा क्वेश्चन मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं, किस टाइप के अपने कॉन्सेप्ट उसमें यूज करने हैं और किस तरीके से सॉल्व करके आना है। अब काफी क्वेश्चन इस कैटेगरी के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बढ़िया से आप जल्दी से कॉन्सेप्ट जब सीखेंगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करे हैं, तो आपको एकदम से मैचिंग हो जाएगी आपकी कॉन्सेप्ट की, यू नो, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा कि यार ये क्वेश्चन तो मैं कर ही सकता हूँ, ठीक है। काफी क्वेश्चन मेंस में इस टाइप के पूछे गए और पूछे जाते हैं, तो जल्दी से आप रीड कर लो क्वेश्चन क्या है, डेटा मैंने लिख लिया और जल्दी से यूज करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि 2 चार्ज है, पॉइंट दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ y एक्सिस बना दूं, ये y एक्सिस है, समझना, तो ये ओरिजिन से ये वाला जो चार्ज है पहला, ये x इक्वल टू a डिस्टेंस पे रखा गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, और जो दूसरा सिमिलर चार्ज है वो नेगेटिव डायरेक्शन में रखा गया, इधर को रखा गया, डिस्टेंस उसकी भी a ही है, दोनों का साइन सेम है। उसने बोला इसके ओरिजिन पे, समझना, इसके ओरिजिन पे एक चार्ज रखा गया q0
और उसका जो वैल्यू दे रखा है माइनस क्यू बाई टू है। कम ऑन गाइस, माइनस क्यू बाई टू यानी नेगेटिव है, ये उत्तरी नेगेटिव है। यस सर। उसने बोला अगर इस चार्ज को वाई एक्सिस की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, तो उसने बोला अगर इस चार्ज को मैं वाई एक्सिस की तरफ डिस्प्लेस कर दूं, मान लिया मैंने यहाँ पे लेके गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, ये लेके गया मैं क्यू नोट को यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ यार ओरिजिन से यहां तक वाई डिस्प्लेसमेंट लिया, और उसने बोला ये जो वाई डिस्प्लेसमेंट है इसका ये बहुत कम है, वेरी वेरी लेस देन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द क्यू नॉट चार्ज एंड द क्यू चार्ज के बीच की जो ए डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस से बहुत कम है, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। ये ध्यान रखना, होना भी चाहिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ठीक है सर, तो बोलो हमसे पूछा गया कि बताओ इस पे नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा यहाँ पे। लेट्स से किसी पॉइंट पी पे नेट फोर्स पूछा गया हमारा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस तरीके से वो इसके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, देखो है ना, इस पे इसकी और इसकी वजह से फोर्स निकालो, ये प्लस ये माइनस, क्योंकि इसकी वैल्यू है माइनस क्यू बाई टू, इसकी वैल्यू है माइनस क्यू बाई टू, क्लियर है। तो ये वाले फोर्स को पहले ज्वाइन करो, मैंने बोला दोनों को ज्वाइन करना होता है, उसी लाइन पे फोर्स आएंगे। प्लस वाला माइनस को, चूंकि इस पे फोर्स निकाल रहे हैं तो ये बंदा इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, तो इसका फोर्स इधर आएगा, ठीक है। लेट्स सी F1, वैसे ही ये वाला भी इसको क्या करेगा अपनी तरफ, दोनों को ज्वाइन करो, अट्रैक्ट करेगा, इसका फोर्स इधर आएगा। लेट्स सी कितना F2। अब ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है, ये भी तो सेम ही होगा, ठीक है। और यहां से यहां तक दोनों के बीच की डिस्टेंस लेट्स सी r है, ये डिस्टेंस भी लेट्स सी r है। तो देखो आप खुद ही चेक करो दोस्तों, इस पे नेट फोर्स निकालना है, दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर थीटा एंगल पे, एक इधर थीटा एंगल पे, ठीक है। अब आप इनके कंपोनेंट देख लो, वैसे रिजल्टेंट मॉडल यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे कंपोनेंट जरूरी है। एक वैल्यू इसकी इधर जाएगी, अगर मैं यहाँ पे इसको x एक्सिस बना दूं तो F1 का कंपोनेंट जाएगा F1 थीटा, इसके साथ बनना है तो साइन जाएगा साइन थीटा, और इधर जाएगा F2 साइन ऑफ थीटा। क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे ऑब्वियसली, क्यों होंगे सर कैंसिल, अगर आप F1 निकालो तो इसकी वजह से है के क्यू, इस पे है क्यू नॉट ओवर दोनों के बीच की डिस्टेंस r स्क्वायर, चार्ज दोनों के लिए सेम है, ठीक है। डिस्टेंस ये देख लो, अगर इसकी वजह से फोर्स निकालो के, ये भी क्यू ही है और क्यू नॉट पे ही एक्ट कर रहा है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी सेम है, तो यार आप देख सकते हो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका क्योंकि चार्ज सेम है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है दोनों की यहां से, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल, तो जो कंपोनेंट डाउनवर्ड आएंगे वो ऐसे आएंगे, तो इस वाले का आएगा F1 cos थीटा, मैंने अभी बताया था, ये भी आएगा F2 cos थीटा, ये वाले का। तो इस P पॉइंट पे नेट फोर्स डाउनवर्ड आ गया, नेट फोर्स ओरिजिन की तरफ है, तो नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, और मैंने अभी बताया F1 F2 सेम है, तो ये कर 2F cos थीटा आप लिख सकते हो। नेट फोर्स आप देख सकते हो डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो एक चीज तो क्लियर, आप डायरेक्ट देख के यहीं से बता सकते थे कि इस फोर्स की डिपेंडेंसी वाई पे नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, ऑप्शन चेक करके भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। बस अब पावर्स का खेल रह गया कि पावर क्या होगी। देखो सर पावर देख लेते हैं, वैल्यू पुट करो दोस्तों, 2 तो 2 ही रहेगा, फोर्स क्या लूं के, ठीक है, फोर्स क्या लूं देखना, के क्यू, ठीक है, और क्यू नॉट, और डिवाइड में क्या है सर, डिवाइड में क्या है आप चेक करेंगे, कम ऑन आप चेक करेंगे, ठीक है। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू cos थीटा की वैल्यू पुट करो। देखो ट्रायंगल यूज कर लो, कोई ये वाला ट्रायंगल यूज करो, cos थीटा, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, बेस क्या है इसका y, सो ये आएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस r, तो ये बन गया आपके पास 2kq नॉट, ठीक है, y ओवर r क्यूब, ठीक है, आर स्क्वायर आर क्यूब। अब आर निकालना पड़ेगा ना, तो ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है, ये y है, तो a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो r आ गया अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करके पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाई देता हूं, ठीक है। तो ये आएगा 2kq नॉट इनटू y, और दोस्तों डिवाइड में देख लो आप, है ना, कम ऑन गाइस डिवाइड में देख लो आप, ठीक है। सो ये r क्यूब है, r की वैल्यू जब यहां पुट करोगे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये है रूट, ये है क्यूब, तो होल पावर क्या बनेगी 3/2। कम ऑन गाइस, व्हाट इज दैट, 3/2। रिमेंबर, अब आप इसमें चूंकि कंडीशन अप्लाई की है कि y इज वेरी वेरी लेस देन 2a, तो आप ध्यान से देखो, ये कंडीशन अप्लाई करो यहाँ पे, 2kq नॉट y ओवर a कॉमन ले लो आप यहाँ से, ठीक है। a अगर आप कॉमन लेते हो तो a, ये जो इसका स्क्वायर है, ये पूरा बाहर जब आएगा तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3, a क्यूब कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1 और y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होल पावर 3/2। अभी आपने लिखा है ये बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो ज्यादा से इसको कम, ये जो फैक्टर है देखो, इससे इसको डिवाइड कर रहे हो, बहुत लीस्ट है, बहुत ज्यादा है, तो ये जीरो की तरफ टेंस करेगा, तो आपका जो फंक्शन है ऊपर क्या है, y बचा हुआ है, तो ये 2kq नॉट इनटू y, और नीचे आ जाएगा दोस्तों a क्यूब, ये बचेगा फंक्शन। तो जो नेट फोर्स आ रहा है ना आपका, वो आ रहा है 2kq नॉट ओवर a क्यूब, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, यहां बचा y, y इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द वेरिएबल वैल्यू, ओके।
अब आपको बताया सारा का सारा नेट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है, यानी टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन है, तो हेंस वी कैन से ये जो फोर्स है ये नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव होगा। मतलब यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, माइनस ऑफ वाई की पावर 1 है, और ऑब्वियसली नेगेटिव डायरेक्शन में तो नेगेटिव तो हो गया, वो क्लियर दिख रहा है। सो दिस इज योर डिपेंडेंसी, दिस इज हाउ यू कैन सोल्व द प्रॉब्लम। मैंने पूरा करके इसलिए दिखाया क्योंकि मैं कैलकुलेशन आपको दिखाना चाहता था, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर तो यहीं से मिल जाना था, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में समझाया था कि नीचे आएगा एसएचएम करेगा, और ये सिंगल पावर पे डेफिनेटली डिपेंड करेगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, बट फिर भी हम कर लेते हैं, है ना, आपको भी तो सिखाना है बॉस, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ओके यार, एक और मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ यार, इक्विलिब्रियम डिपेंडेंट जो और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं या आ चुके हैं, जल्दी से देख लेते हैं, आप पढ़ लो क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से और फटाक से उड़ा देते हैं। कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसने बोला कि एक लाइन पे दो इक्वल चार्ज रखे हैं, एक्स एक्सिस पे मैंने रख दिया है, देखो ठीक है, और एक चार्ज स्मॉल क्यू इनके मिड पॉइंट पे रख दिया गया है, समझना इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे रख दिया। अच्छा सर, अगर मिड पॉइंट पे रखा, उसने बोला इफ दिस सिस्टम, आप क्वेश्चन को पढ़ते ही बना सकते हो, है ना, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब हर चार्ज पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो अगर आप इस पे देखोगे इस वाले में, तो ये क्या करेगा, इधर को रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, इधर को रिपेल करेगा। लेट्स सी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी यहां से यहां तक a, ये भी डिस्टेंस क्या होने वाली है, a होने वाली है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये भी सेम चार्ज, ये दोनों सेम है और दोनों की डिस्टेंस भी सेम है, तो इसका फोर्स F1, इसका फोर्स F2, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट, तो पक्का इस पे नेट फोर्स तो 0 आ रहा है, मतलब ये सिस्टम ऑफ चार्ज में ये वाला चार्ज रेस्ट पे रहने वाला है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेक कर लो, क्योंकि दोनों के दोनों ही सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस पे है यहां से। लेट्स सी इस पे निकालो, देखो दोस्तों, ये वाला इसके पास है, तो ये वाला क्या करेगा, इस पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। लेट्स सी ये चार्ज है थर्ड, तो इसको थर्ड मानो, ये इससे दूर है, इसको फर्स्ट मान रखा है आपने, तो ये F1 है। ओ सॉरी, बिकॉज ऑफ बोथ आर ऑफ सेम नेचर, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, इसका भी फोर्स इधर ही जाएगा, दिस इज F1। तो इस वाले पे नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो उनका जो नेट फोर्स आ रहा है इस पे, वो आ रहा है F1 प्लस F3, और ये तो ऐड हो गए। मतलब क्या हुआ सर, ऐड हो गए, इसका मतलब अगर इसको इस पे इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ऐड हो रहा है। अगर हमें नेट फोर्स 0 करना है तो पक्का ये जो चार्ज इनके मिडिल पॉइंट पे रखा है नेगेटिव ही होना चाहिए, क्योंकि जब ये दोनों तो पहले से उन्होंने डिफाइन किया पॉजिटिव सेम नेचर किया, तो ये नेगेटिव होगा, तो इसको अट्रैक्ट करता, अपोजिट आ जाता, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस पे नेट फोर्स 0 हो सकता था। लेकिन उसने बोला कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या करेंगे, इस पे जो भी नेट फोर्स है उसको 0 करेंगे, ठीक है, F1 प्लस F3, तो ये आएगा F1 इक्वल टू माइनस F3। तो क्योंकि उसने पूछा है कि ये जो Q है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये अननोन है, इसका नेचर नहीं पता हमें, कितना मैग्नीट्यूड है और इसका नेचर कैसा है, प्लस है या माइनस है, तो हमने क्या किया, इस पे नेट फोर्स निकाल के 0 कर दिया। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 करना है, तो F1 किसको माना है, इसको, तो इसका फोर्स निकालो KQ, इस पे निकाल रहे हो तो Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसकी वजह से निकालो KQ ओवर दोनों के बीच की डिस्टेंस है a स्क्वायर, K कैंसिल, Q कैंसिल, दोस्तों यहां बचा Q, नीचे बचा 4a स्क्वायर, ठीक है, आप बिल्कुल क्लियरली चेक करो, और इधर आपके बचा है Q और माइनस, और डिवाइड में बचा है a स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल, तो Q आ गया माइनस Q/4। दिस इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द चार्ज व्हिच इज केप्ट इन बिटवीन दीज टू चार्जेस। मतलब उसने बोला अगर ये पूरा सिस्टम आप इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हो, तो ये जो चार्ज यहाँ पे आपने स्मॉल q रखा है, एक तो ये नेगेटिव होना चाहिए, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों में से किसी एक चार्ज के 1/4 अमाउंट में होना चाहिए। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बढ़िया से अब आपने इसको रिवीजन करना है। फर्स्ट लेक्चर जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का डाल रहा हूं मैं आपके लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। फोर्स तक की नॉलेज अगर आपको बहुत बढ़िया से होगी ना दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, डायपोल बहुत आसान होने वाले हैं, क्योंकि वहां से दासू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस आराम से इजीली आप ध्यान सॉल्व कर सकते हो। तो बढ़िया से रिवाइज करना, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, अच्छे से आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। ओके एंड ऑल द बेस्ट।